हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के एमसीक्यूज। मैं दोबारा बताता हूँ, ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, पूरे चैप्टर के एक थॉरो रिवीजन होगी। और जो भी इनमें पिक्चर्स देखोगे आप, वो पिक्चर्स आपको एग्जाम में नहीं देंगे, वो सिर्फ मैंने शो किए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चीज़ों को देखने लग जाएंगे ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हम उन्हें बेटर तरीके से याद रख पाएंगे। तभी मैं इतने एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। इट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, बट उनके पीछे कारण ये है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकें और याद रख सकें। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ट्विंकलिंग स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन के कारण। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स, नहीं, ये तो नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलेगी, उसकी वजह से मुझे सन का रेड कलर, वाइट कलर, स्काई का ब्लू कलर, इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से मुझे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यस, ये बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को ऑप्शन पता लग गया होगा कौन सा सही है। देखिए, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो वो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से गुजरती हुई, क्योंकि उनकी अलग अलग डेंसिटी होगी, गुजरती हुई जब हमारे पास पहुंचेगी तो हमें एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स शो होगा। बिकॉज उनकी ना डेंसिटीज में फर्क होता रहता है, तो लाइट कभी ऊपर थोड़ी सी नीचे, कभी थोड़ी सी ऊपर, कभी थोड़ी सी नीचे ऐसे जाएगी। इस कारण से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स शो होगा। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द, मतलब सब्जेक्टिव की रिस्पेक्ट से। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको काफ़ी बार पूछते हैं कि आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों दिखाई देती है, अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई ऑफ द, नहीं, द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन द डीप ब्लू सी, इन द डीप सी इज ड्यू टू द। अब ब्लूइश कलर क्यों होगा? दिस इज बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है, जो हमारे पास ना, देखिए, वेवलेंथ्स होती है रेड टू वायलेट। जो वायलेट है इट विल स्कैटर द मोस्ट, एंड जो रेड है इट विल स्कैटर द लीस्ट। अब जहां पानी के पार्टिकल्स हो जाएंगे, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा डेविएट कर देंगे, वेयर एज इट विल नॉट डेविएट द कलर ऑफ द रेड। तो इस कारण से हमें सभी चीज़ें जो हैं वो वायलेट कलर की दिखेंगी, बेसिकली ब्लू, वायलेट एंड ब्लू जो मिक्स हो जाएगा तो ब्लू कलर का दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी, नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, नो। द प्रेजेंस ऑफ द एल्ग, एल्ग की प्रेजेंस से ऐसा कुछ नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन वी गोना सेलेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, वेट वेट वेट, उसको हाईलाइट कर देते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। ओके, जब हम आई के जो ये मसल्स है ना, देखिए इसकी वजह से अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ी सी आके बंद कर सकता हूँ, थोड़ी सी आके रिलैक्स खोल सकता हूँ। अब फोकल ऑफ द आई लेंथ इंक्रीज करनी है। अगर मैं अपने आंखों पे जोर दूंगा तो फोकस कुछ इस तरह के बन जाएगा, अगर मैं उनको रिलैक्स छोड़ दूंगा तो फोकस कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब कि रिलैक्स करने से, आंखें बड़ी करने से हमारा फोकल लेंथ कम हो सकता है, फोकल लेंथ कम हो जाएगी हमारे लेंस की। कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बेटा, रिलैक्स करेंगे, खोल देंगे उन आंखों को, ठीक है। रिलैक्स्ड एंड देन द आई लेंस बिकम थिनर। तो हमारे पास ऑप्शन बी ही सही आ गया, आगे के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके, ठीक है। आपको पता लग गया कि कौन से ऑप्शन सही है, सो दैट विल बी द फोकस ऑन द आई लेंस। द क्लियर स्काई अपीयर्स, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। अब ब्लू कलर क्यों होता है? मैंने अभी बताया कि हमारे पास रेड एंड वायलेट कलर के जो भी कलर्स हैं, रेड से वायलेट तक लेके विबग्योर जो होता है, उनमें से वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, बेसिकली डस्ट पार्टिकल से, और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये स्कैटर होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द ब्लू कलर है। देखते हैं ऑप्शन कौन सी सही आएगी। लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर, नहीं। बाकी कलर्स क्या ज़्यादा स्कैटर होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ रेडिएशन का कोई भी मतलब नहीं है, तो ऑप्शन हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर, यस, वायलेट एंड ब्लू कहते हैं कि वो ज्यादा स्कैटर होगी, मोर स्कैटर होगी देन द अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर आ जाए। अ पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। ओके, एक पर्सन है जो 2 मीटर, देखिए यहाँ उसकी आई होगी, दिस इज द आई। अब पर्सन 2 मीटर के बियॉन्ड जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो क्लियरली नहीं देख सकता, यानी कि उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे। जैसे मेरे भी अभी चश्मे लगे हैं, मैं दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकता, पास की तो बहुत बढ़िया देख सकता हूँ। तो मुझे या उन बच्चों को कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया का डिफेक्ट होगा। ये ज़्यादा पढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा फ़ोन या ज़्यादा टीवी चलाने की वजह से होगा, ज़्यादा पढ़ने की वजह से होता है, ठीक।
तो मायोपिया डिफेक्ट हो गया। अब मायोपिया जो है उसको करेक्ट कैसे करेंगे, कनकेव लेंस से करेंगे। कनकेव लेंस की जो होती है फोकल लेंथ वो कौन सी में होती है, नेगेटिव में होती है। तो डेट विल बी द, हमारे पास नेगेटिव ऑप्शंस दो हैं, इनको तो क्रॉस कर देंगे। अब 2 मीटर है, लेंस की पावर क्या यूज करें, सो 1/2, क्योंकि फोकल लेंथ हमें 2 मीटर की चाहिए, तो 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे डेट विल बी 0.5। तो पावर के जो एसआई यूनिट्स होते हैं दैट इज डायोप्टर, सो नेगेटिव 0.5 डायोप्टर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, सन व्हाइट क्यों दिखता है, तो ये एक डायग्राम मैंने बना के दिखाई है। देखिए जब सनसेट होगा या सनराइज होगा तो सन काफी दूर होगा एटमॉस्फेयर से, एब्जॉर्बर से, बट वहीं अगर हम ओवरहेड देखें तो उसे देखिए यहां से यहां तक एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ा उसे, जिसके कारण से लाइट स्कैटर हो जाती है। लाइट स्कैटर होने की वजह से हमें आसमान ब्लू दिखेगा एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एंड सन जो है वो डार्क रेड दिखेगा, क्योंकि रेड लाइट स्कैटर नहीं हो सकी तो उससे सामने मेरे जो भी आंखों में कलर आया तो वो रेड आया। बट अगर हम बात करें जब वो ओवरहेड है, उसे सिर्फ एटमॉस्फेयर का छोटा सा हिस्सा ही क्रॉस करना पड़ा, उस छोटे से हिस्से क्रॉस करने में उसको स्कैटरिंग इतनी नहीं मिल पाई। अगर स्कैटरिंग नहीं मिल पाई तो व्हाइट लाइट हमारे पास आ जाएगी ऊपर से नीचे तक, एंड उस वक्त आसमान भी बिल्कुल क्लियर ही दिखेगा, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर ही नहीं हुआ। अगर ब्लू कलर स्कैटर नहीं होगा तो आसमान का कलर कौन सा दिखेगा, व्हाइट ही दिखेगा। एट नून द सन बियर्स व्हाइट बिकॉज लाइट स्कैटर नहीं हो पाती। रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, स्कैटर्ड तो देखिए हो नहीं पा रहा कोई, तो स्कैटरिंग वाले दोनों ऑप्शन हमने कट कर दिए। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, यस बिल्कुल सही, तो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड वाली ऑप्शन हमारे पास सही आ जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अब डायग्राम मेरी तरफ से ही है। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। अब ये रेड कलर के क्यों होते हैं, हमने बहुत बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कर लिए कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होगी, इसी कारण से हम डेंजर सिग्नल्स को रेड कलर का बनाएंगे। इस स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मॉग एंड फॉग, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मूव्स फास्टर इन एयर, ऐसा कुछ नहीं है, एयर में सभी कलर्स एक ही स्पीड से जाते हैं। इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा। स्कैटर द मोस्ट बाय स्मॉक और फॉग, तो ये स्मॉक और फॉग जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो वायलेट को ज्यादा स्कैटर करेंगे, रेड को सबसे कम, इसीलिए हम सभी डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, सो वी टिक द ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, नियर अबाउट 43-45 क्वेश्चंस हैं, करेंगे मजा आएगा आपको, चैप्टर की सारी थॉरो रिवीजन हो जाएगी कि कौन से कलर्स कौन से ज्यादा स्कैटर होते हैं, कौन से कम होते हैं, न्यूटन ने क्या दिया, आई डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, सभी रिवाइज हो जाएगा, A to Z चीज रिवाइज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इतने सारे एमसीक्यूज लाता हूँ, और ये सभी एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यूज, कोई सैम्पल पेपर, कोई फाइनल एग्जाम्स में, कोई प्री बोर्ड्स में, सभी आए हुए क्वेश्चन। When light rays enter the eye, most of the refraction occurs at the अच्छा, लाइट रेज जब एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाती है, जैसे हमारे पास ये है आई लेंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन तो बेटा यहाँ कॉर्निया से ही हो जाएगी, जो लेंस के अंदर जाएंगी रेज वो बाद की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो जाएगी, तो आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया इज द राइट ऑप्शन। जहाँ कॉर्निया ऑप्शन में दिख गया तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, आउटर सर्फेस। लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। Now, the part of the eye that is a messenger of electrochemical signals from eye to the brain. Okay, ऐसा eye का कौन सा पार्ट है? This is the eyeball. एंड इस आईबॉल के पीछे यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो ही हमारे सभी सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुँच जाती हैं। तो देखते हैं, कॉर्निया, आइरिस, ऑप्टिक नर्व, यस ऑप्टिक नर्व इज द राइट आंसर। अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर सीखने को कुछ मिल रहा है तो भी लाइक कीजिए। द वेरिएशन ऑफ अ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन अ रेटिना। अब वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ की क्या वेरिएशन हो सकती है कि हमें शार्प, देखिए हम ना कभी आंखों को एडजस्ट करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी बंद करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम अकोमोडेट कर रहे हैं उसको, अकोमोडेट करने से हमें इमेज शार्प दिख सके, हमें इमेज क्लियर दिख सके, ब्लर ना दिखे, तो उसे हम बोलेंगे अकोमोडेशन ऑफ द आई। वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग, हम फॉग से क्यों नहीं देख सकते? लाइट इज कैरिड बाय द ड्रॉपलेट्स, फॉग एब्जॉर्ब्स द लाइट, एब्जॉर्ब तो कोई नहीं करता, चलो ये ऑप्शन गलत है। लाइट सफर्स टोटल रिफ्लेक्शन एट ड्रॉपलेट्स है, लाइट जो है टोटल रिफ्लेक्शन करेगी, टोटल रिफ्लेक्शन तो कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो रेनबो के कंसेप्ट में आता है, वो बाद में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फॉग इज वेरी हाई, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो लाइट जो है स्कैटर्ड करती है फॉग के ड्रॉपलेट्स की वजह से, इसलिए हम फॉग में ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, बहुत ही कम। जितना डेंस फॉग होगा उतना लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी, जितना लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी उतना हम कम देख पाएंगे, दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट। द एयर
The air layer of atmosphere whose temperature is less than the hot layer behave as optically okay. एक ऐसी लेयर जिसका टेम्परेचर कम है, देखिए मान लीजिए यहाँ दो लेयर्स हैं, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T1, लेट इट बी 10 डिग्री सेल्सियस एंड दिस विल बी इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज़्यादा, तो डेंसर कौन होगी? जितनी ठंड होगी पार्टिकल्स उतने ही वहीं रुक जाएंगे, एयर भी वहीं रुकेगी, सो दिस विल बी द डेंसर एंड दिस विल बी द रेयरर। चेक करते हैं ऑप्शंस। The air layer of atmosphere whose temperature is less than the hot air, okay, this will be the denser than the hot air। देखते हैं इंडक्टिव, रेयरर, डेंसर, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। रीजन समझ में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय, नाउ दिस इज देखिए मायोपिक आई है, मायोपिक आई में जो इमेज का क्रॉस सेक्शन है वो नजदीक हो जाएगा, वेयर इन हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमायोपिया इमेज का जो क्रॉस सेक्शन है वो पीछे जाके होगा, आई के पीछे। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लेते हैं कन्वेक्स लेंस एंड इसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस। अब ऐसा क्यों, वो चीज़ें बेटा आपको समझनी पड़ेंगी लेक्चर्स में, मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा पूरे लेक्चर की, तो उसमें आपको बेटर समझ आ जाएगा। बट नाउ इट इज मायोपिया के लिए कनकेव एंड हाइपरमायोपिया के लिए कन्वेक्स, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एनिमल्स कॉल्ड द प्रीडेटर्स हैव, जो एनिमल्स प्रीडेटर्स होते हैं, देखिए मैंने दोनों इमेजेस बना दी प्रीडेटर्स एंड प्रे की, उनकी आइज कहाँ होगी, उनके आइज का स्ट्रक्चर क्या होगा? बोथ आइज एट द फ्रंट, वन आई ऑन द फ्रंट एंड वन एट द बैक, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ठीक है चलो, वन आई ऑन द साइड ऑफ एंड वन ऑन द फ्रंट, बोथ आइज ऑन द साइड। अब एक आगे एक साइड पे, ऐसा भी किसी जानवर पे नहीं होगा, या तो दोनों आई साइड पे होंगी या दोनों फ्रंट पे होंगी। अब होता क्या है, जैसे हम भी प्रीडेटर्स हैं, हमने शिकार करना है, अगर कोई भी जानवर आप देखोगे जो शिकार करता है उसकी आंखें सामने होंगी ताकि वो प्रॉपर मेजर लगा सके, उसका शिकार कितनी दूर है उसका डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर सके। लेकिन जो प्रे होता है उसकी आंखें साइड पे होती हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसको फील्ड ऑफ विजन चाहिए कि उसका शिकार कहीं से कोई करने ना आ जाए। अगर साइड से कोई आएगा उसको फील्ड मिल जाएगी कि साइड से कोई आ रहा है शिकारी, इधर को भी शिकारी आ रहा है सामने से, तो उसको फील्ड चाहिए ताकि कोई शिकारी ना आ सके। प्रीडेटर को फील्ड चाहिए ताकि जो मेरा शिकार है उसकी मैं एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सकूं। तो प्रीडेटर्स की अगर आइज की बात करें तो वो दोनों फ्रंट पे होंगे, so that will be the option number A। The defects of the eye in which the eyeball becomes too long, जिसमें आई बॉल बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब देखिए एक सिंपल आई बॉल है जहाँ पे कोई भी रेज आएंगी तो वो रेटिना पे जाके मिल जाएंगी। अब आई बॉल होगी टू लॉन्ग, तो यहाँ पे जो भी रेज आएंगी वो रेटिना के पास पहुँच ही नहीं पाएंगी, पहले ही मीट कर जाएंगी। तो इस तरह की आइज को हम क्या बोलते हैं? मायोपिक आइज। तो देख लीजिए डिफेक्ट कौन सा आएगा? मायोपिया। अगर आई बॉल बहुत शॉर्ट हो जाएगी ना तो हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें रेस पीछे जाके मिल जाती है। इमेजेस फॉर्म्ड इन द नॉर्मल आई ऑफ अ ह्यूमन एज, नॉर्मल आई में इमेजेस जो भी हैं वो रेटिना के ऊपर बनती है, बियॉन्ड रेटिना, इन्फिनिटी, ऑन रेटिना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर बच्चों को सही आंसर पता लग रहे हैं, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आपके लिए भी एक लाइक बनता है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके सभी आंसर्स क्लियर, मतलब आपको पता है, आपको आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉज्ड बाय आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। अब लॉन्ग साइटेडनेस, हाँ बिल्कुल, अगर हमें दूर की चीजें क्लियर दिख रही है और पास की नहीं दिख रही, इसका कारण यही है कि आई बॉल बहुत ही छोटी हो चुकी है। इट इज करेक्टेड बाय, अब हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट किस तरह से किया जा सकता है वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, यूजिंग द, देखिए हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस होता है। अब कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? इट इज अ कन्वर्जेंट लेंस, तो यहां हम लिख देंगे यूजिंग अ कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। अगर पता था, वेरी गुड। नाउ बायफोकल लेंसेज, इस पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बायफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, अब बायफोकल लेंसेज ना किस चीज़ को करेक्ट करने के लिए काम आते हैं? अगर आपको मालूम है तो आप वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये इसका आंसर मालूम है, दैट इज अ प्रेस बायोपिया, वेरी नाइस। अब बायफोकल लेंसेज में होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। नीचे जो लेंस होता है दैट इज अ कन्वेक्स लेंस एंड ऊपर जो होता है दैट इज अ कनकेव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ कनकेव लेंस एंड दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन सी चीज़ों को देखने में हेल्प करता है? नज़दीक की चीज़ों को, तो यहाँ मैंने लिख दिया नियर। और कनकेव लेंस दूर की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया डिस्टेंस। तो ये प्रेस बायोपिया को ठीक करने में काम आएगा एंड दिस इज अ बायफोकल लेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स? हमारी आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को देखने के लिए कैसे एडजस्ट करती हैं? तो हमारी आंखों का जो लेंस है वो छोटा या बड़ा हो जाता है, देखते हैं। द प्यूपिल गेट्स लार्जर और स्मॉलर, प्यूपिल अगर बड़ा या छोटा होगा तो उससे तो बस दिन और रात में फर्क पड़ेगा, ताकि हमारे में जो लाइट आ रही है ना आइज के अंदर वो बैलेंस हो सके, ठीक है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू अवर आई।
द लेंस बिकम्स थिकर एंड थिनर। वेरी गुड। अगर बच्चों ने बी ऑप्शन सोचा, अगर आपने बी ऑप्शन सोचा, दैट्स वेरी गुड। एट पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स। अब एक ऐसा पर्टिकुलर मिनिमम डेविएशन बताइए जहां रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ओके ओके, मैं बताता हूँ आपको। नाउ दिस इज अ प्रिज्म, इसकी भी मुझे एक डायग्राम दे देनी चाहिए थी। चलो, ये एक प्रिज्म आ गया। अब पर्टिकुलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होगा ना, देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल रे है, ये एमरजेंट रे है, और यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिनिमम है तो ये वाली रे और ये बेस ऑफ प्रिज्म हमेशा पैरेलल में नजर आएंगे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया उनके लिए एक लाइक। Near and far points of a young person, normal eye respectively. Near point is 25 सेंटीमीटर and far point is infinite. चेक करते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है। 25 एंड इन्फिनाइट बहुत बच्चों को ये मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बढ़िया बात है अगर मालूम है, लेकिन अभी तारीफ के योग्य नहीं। मुश्किल क्वेश्चन जो है अगर वो ठीक कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो हर एक को मालूम होगा। Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of light in a air? कहते कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है? Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors in air? हवा में जब कलर जाते हैं, येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड ऑफ द, देखिए हवा में तो सभी जो कलर्स हैं वो सेम स्पीड से जाएंगे, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। ब्लू लाइट मूव्स फास्टर, ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, या सभी कलर सेम स्पीड में ही जाएंगे अगर बात कर रहे हैं हवा की। Moving on to next question. A person cannot see the distinct objects clearly. True, he can see the nearby objects clearly. अब देखिए वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, दूर के नहीं देख सकता, तो ऐसी सफरिंग को हम क्या बोलेंगे? मायोपिया। ठीक है, ये मैंने ना अलग अलग क्यों रखे हैं और अलग अलग पॉइंट पे क्यों रखे हैं, ताकि ये थॉरो रिवीजन हो सके। आपको बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन सेम है, मायोपिया, हम मेरे ख्याल तीसरा आंसर आ रहा होगा मायोपिया किसी क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चंस की वर्डिंग देखिए डिफरेंट है हर एक में, तो ऐसे ही बोर्ड कर सकता है। अब ज़्यादा कंसेप्ट तो चेंज नहीं कर सकता, कंसेप्ट ही लिमिटेड है, आपके पास स्टडी लिमिटेड है, उस लिमिटेड चीज़ में से वर्डिंग्स घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको दिखाए। द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ माइन्यूट पार्टिकल, जब बहुत छोटे पार्टिकल से लाइट रे आके डिफ्लेक्ट हो जाए तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ लेट्स सी, इन द डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। हमें कौन सी बतानी है? इनकरेक्ट वन बतानी है। लेट्स सी, द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ये तो बिल्कुल ठीक है कि व्हाइट लाइट के जो अलग अलग कलर हैं उनकी अलग अलग स्पीड होगी, तभी वो ग्लास प्रिज्म में अलग अलग हमें शो होते हैं। तो दैट इज द ऑप्शन ए, तो सही है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये भी बिल्कुल सही लिखा, हमें तो इनकरेक्ट बतानी थी। द बैंड ऑफ द 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो बेटा ये भी सही है। अब ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन दे रखी है, तो यानी कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये बोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बाद में उन्होंने करेक्ट करवाया होगा। सो दैट इज द कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन, चूज द करेक्ट वन होगा, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, क्योंकि सभी ठीक है तो सभी ही चलेंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। जो ह्यूमन आई में अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होती है तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल होती है बेटा प्यूपिल की वजह से। यहाँ पे प्यूपिल होगा जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है, बट प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है आयरिस। आयरिस बेसिकली साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, बड़ा या छोटा उसको करना है, लेकिन प्यूपिल ने ये ध्यान में रखना है कि इस अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है, तो इसमें हम प्यूपिल को टिक कर देंगे। अभी आधे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए आए हो, चाहे उस पर मायोपिक आई फेंक के मारो, चाहे हाइपरमेट्रोपिक लेंस फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। द डैश कलर इज एट द टॉप एंड द डैश कलर इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। रेड टॉप पे, ब्लू नीचे, विबग्योर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वायलेट भी है ना ऑप्शन में, तो वायलेट नीचे जो होता है ये होता है विबग्योर, तो रेड टॉप वायलेट नीचे, इट्स सी ऑप्शन। When a person is myopic, he she can clearly see nearby objects. अगर मायोपिया है तो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स, हाइपरमेट्रोपिया है तो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स।
द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। अगर एक व्हाइट लाइट डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बोलेंगे। जिन बच्चों को मालूम है इसकी डेफिनेशन, वेरी गुड। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ गया कि आप बोलते हैं उसे हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस भी उसी का नाम है एंड लॉन्ग साइटेडनेस भी उसी का नाम है, तो इसे हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जल्दबाजी में हाइपरमेट्रोपिया करके आगे मत बढ़ जाना, बाकी के ऑप्शन एक बार आंखों से गुजारो तो सही। ऑल ऑफ द अबव ठीक हो गया। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन। हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस देख के इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा है। इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द एमर्जेंट रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अगर रिफ्रैक्शन होगी ग्लास प्रिज्म से एमर्जेंट, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कहते हैं कि ग्लास प्रिज्म से अगर रिफ्रैक्शन होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी इससे, हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, बिल्कुल ठीक है। इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने पीछे भी बताया आपको। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड्स अ थिकर पार्ट ऑफ देम, या जितना थिक होगा बेटा उसकी तरफ भी बेंड होगा, डेंसर मीडियम की तरफ बेंड होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये तो। सो नन ऑफ द अबव, तो इनकरेक्ट ऑप्शन मुझे यहाँ कोई भी नहीं मिला, सो आई विल से दैट नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। वेट एक मिनट, ये सिलेक्ट क्यों हो रहा है, तो या मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, जो भी हमारे इमेज बनती है रेटिना पे, जैसे ये आई बॉल है, जो भी यहाँ पे इमेज बनेगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, वो उल्टी भी बनती है रियल बनेगी क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्क्रीन। अब इस उल्टी इमेज को सीधा करने का काम हमारा ब्रेन करता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ऑप्शन इज सी, तो हम सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हैविंग टू आई फैसिलिटेट्स इन, हमारी दो आंखों का क्या बेनिफिट है, इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू। यस, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो जाता है ना, अगर आप एक आंख बंद करके देखो, इधर की बंद करके देखो, फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। थ्री डायमेंशनल व्यू, बिल्कुल सही कहा। डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ, अब प्रीडेटर्स के सामने आइज होने का कारण यही है कि कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, साइज, वो कितनी दूर है उसके एक्यूरेटली मेजर हो सके, तो हमारे में यहाँ ऑप्शंस जो है वो सही है सभी। देन द करेक्ट ऑप्शंस आर, so all are the correct options, A, B, C, B option is the correct here. A student sitting on the last bench in the class cannot read, हमारे में काफ़ी बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पहले प्रॉब्लम होती है जब मैंने ये चश्मे नहीं लगवाए थे, तो लास्ट बेंच पे बैठा था मुझे बोर्ड पे क्लियरली दिखाई नहीं देता था कि क्या लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड क्लियरली, बट ही कैन रीड द बुक लाइंग ऑन हिज डेस्क। तो मुझे क्या था इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जब मैं लास्ट बेंच में बैठा था मुझे क्लियरली दिखाई नहीं देता कि सामने क्या लिखा है। Which of the following statement is correct about the student? Now the far point of the his eye has become closer to him. अब उसका far point जो है वो इतनी दूर नहीं रहा, यही इन्होंने ठीक लिखा है। The far point of his eye has receded away. Receded का मतलब है दूर चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। Near point जो है, नहीं बेटा far point पहले ही बात इन्होंने सही लिख दी। Far point जो उसका दूर का पॉइंट है वो उसके नज़दीक आ गया, वो उतनी दूर नहीं देख पाता जितना पहले देख सकता था। So that's the proper reason. Yeah. द टर्म अकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रेफर्स टू इट्स एबिलिटी। अब अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ दैट। तो वेरी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अकोमोडेशन से क्या होता है, हम अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम दूर और नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकें। दैट इज द मेन रीजन। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस। अब एक्वस ह्यूमर एंड लेंस के बीच में जो ब्लैक ओपनिंग है वो क्या है, प्यूपिल है, काला काला सा जो प्यूपिल डेला आप जिसमें बोलते हैं प्यूपिल, देखिए ये रहा प्यूपिल, ठीक है, ब्लैक ओपनिंग। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, यहाँ साइज आएगा, साइड्स नहीं आएगा, साइज ऑफ द प्यूपिल। साइज ऑफ द प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आयरस। ये आयरस कॉन्ट्रैक्ट या बड़ा या छोटा करेगा, तो आयरस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, आपको अगर आंसर्स आ रहे हैं तो लाइक मैं कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। आप ना जब देखिए कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, अगर आपको इसका आंसर मालूम है आप वहाँ एक नंबर अपना जोड़ लिया करो, अगर आंसर नहीं मालूम तो उसको एक नंबर कटा दिया करो। तो एट द एंड में देखेंगे कितने नंबर आपके पास आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है, मजा आएगा ऐसा करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना
phenomenon contribute significantly to the reddish appearance of the sun at the sunrise and sunset. जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो कौन सा फिनोमिना हमारे काम करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, नो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको काम करेगा. द चेंज इन द फोकल लेंथ, आई एम गेटिंग अ कॉल. ठीक है. द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू द, अब फोकल लेंथ चेंज हो रही है. द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू द सिलरी मसल्स. अब ना फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कौन सा काम करेगा? दैट विल बी द सिलरी मसल्स. हमारे सिलरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं. वेट बेटा, आई एम गेटिंग अ कॉल. हेलो. हेलो। यार मैं क्लास ले रहा इसका ऑनलाइन, बात कर दें. हाँ हाँ, ठीक है। ओके. या वे बैक. द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई. अब जो इमेज है रेटिना के ऊपर, 3 कॉल्स आ गए थे. चलो. द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई, वो टेम्प्रेरी इमेज होती है, थोड़ी सी देर के लिए रहेगी, फिर हम दोबारा से एक नई इमेज बना सकते हैं. द ह्यूमन आई पोजेसेस द पावर ऑफ अकोमोडेशन, दिस इज ड्यू द पावर टू. अब ह्यूमन आई जो है पोजेसेस द पावर ऑफ अकोमोडेशन, दिस इज द पावर टू. ओके, ह्यूमन आई पोजेसेस द पावर ऑफ अकोमोडेशन. ये पावर किस वजह से है? फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, डिसाइड विच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स इज क्लोजर, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अल्टर द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज. ये थोड़ा सा वर्डिंग्स में मुश्किल है. अगर ये सही कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ह्यूमन आई के पास पावर ऑफ अकोमोडेशन क्यों है? हम पावर ऑफ अकोमोडेशन से फोकस कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेज. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. जिसने ए किया, वेरी गुड. व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू द, ये तो सेम होगा. व्हाइट लाइट ये आप अपने आप करना, ठीक है. दिस इज द काइंड ऑफ होमवर्क. आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना. To focus the image of a nearby objects on the retina of an eye, to focus the objects, nearby objects जो हैं उनको रेटिना पे हमने फोकस करना है, तो वो कैसे करेंगे? थिकनेस ऑफ आई लेंस हम क्या करनी चाहिए? अगर नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं ना, अगर नज़दीक के देखते हैं हम आंखों को बड़ा करते हैं. अगर दूर, सॉरी, अगर नज़दीक के देखने हम आंखों को थोड़ा सा बारीक करेंगे, तो हमें फोकस ऑफ आई लेंस को थिक करना पड़ेगा. ठीक है. तो देखते हैं ऑप्शन क्या आ रही है. थिकनेस ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, नहीं. अगर दूर के देखने, थिकनेस डिक्रीज कर दो. थिकनेस ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज, या थिकनेस हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, ताकि हम उनको क्लियरली देख सकें. सो बी ऑप्शन इज द राइट वन. चूज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट. द होल पर्पस ऑफ यूजिंग, चलो बेटा 3 क्वेश्चंस रह गए. द होल पर्पस ऑफ यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस इज रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस. नहीं, कन्वेक्स लेंस का ऐसा कुछ नहीं है. हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द क्लियर बाय सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. हाँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे. हाँ, हाइपरमेट्रोपिया नजदीक के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते और इनको कन्वेक्स लेंस से ही ठीक किया जा सकता है. सो ए बी सी डी ऑप्शन आर करेक्ट. तो हमारे पास जो गलत ऑप्शन है वो ए है. तो इसी के चलते हम, ओ मैन, ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन सही है दैट इज द ए. बटन गलत दबा. When an object moves towards the convex lens, the size of, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस की तरफ जाएगा, अगर आपको रे डायग्राम्स इनकी याद है पिछले चैप्टर में, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा साइज में. सो इट इंक्रीजेज. Ruchi is writing some important points about the donation of the eyes. Choose the incorrect one. No, this is important. Those donated eyes which are not suitable for transplantation are used for doing research and for teaching purposes in medical colleges. बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने. जो भी आइज डोनेट हो रही हैं उनका मेडिकल पर्पसेज होते हैं. People who wear spectacles or have undergone cataract operations can also donate eyes. या जो भी कैटरैक्ट करवाया, जिन्होंने ऑपरेशन करवाया, वो डोनेट कर सकते हैं. The doctors of the eye bank team remove the eyes at the home of the dead person. बिल्कुल ठीक है. देखो 10 से 15 मिनट में वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि ना 2 ऑप्शन ठीक हो ही रही हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक ऑप्शन ठीक होगी. तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहे थे, तो कोई भी इनकरेक्ट तो है नहीं, सभी करेक्ट हैं. हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा, बाकी कोई रेस कर देंगे. तो या दिस इज द राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा.
एक मैं सीरीज लेके आऊँगा जिसमें सभी हम एजर्शन एंड रीजंस ही करेंगे सभी चैप्टर्स के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। जो नजदीक का पॉइंट है एक हाइपरमेट्रोपिक आई का वो 25 सेंटीमीटर अवे है, बिल्कुल ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंसेज नहीं यूज किए जाते, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बोथ, मतलब कि एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, डी ऑप्शन। इसी के साथ बेटा ये क्लास हम खत्म करते हैं। अभी मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, मैं वो पिक कर